गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में स्टडी किया और हमने बताया कि हुक्स ने 1679 में ये जो स्टडी करे उससे बहुत प्रैक्टिकल कंक्लूजन निकले और एक सिस्टमेटिक स्टडी के बाद में अ, अ, जो इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली जो डिज़ाइनिंग का जो काम था वो बहुत डेवलप हुआ। हम आज हुक्स का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जो हुक्स लॉ के नाम से फेमस है उसको हम करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है। हमने स्ट्रेस देखा और स्ट्रेन देखा तो और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी जानते हैं। तो जो ये हुक्स लॉ है ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में ही काम करता है अप टू। जो हमने कल एक कर्व देखा था उसमें एक ओरिजिन था ओ पर और पॉइंट ए था। तो जीरो ओ से लेकर के ए के बीच में ये लॉ वैलिड है जहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन के रूप में था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना। तो ये हुक्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बताया प्रैक्टिकल के बारे में। तो हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यूजुअली जब भी हम एक प्रोपोर्शनल का निशान को हटाते हैं, साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट को लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ई और इनटू स्ट्रेन। ये जो ई है ये कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है ना। इसकी इसका बिहेवियर, इसका नाम क्या होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो बनती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये बहुत बड़ा हमारे पास फॉर्मूला इससे निकल के आता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की स्ट्रेस है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक टेंजेंशियल होती है। ठीक है ना। दो तरह की हमारे पास होगी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो मूवमेंट है अलोंग द लेंथ होगा। ठीक है ना। और एक टेंजेंशियल होगा, सरफेस की क्या होगा, टेंजेंशियल करेगा, स्पर्श रेखीय होगा। ठीक है ना। जैसे अपने पास ये सरफेस है, एक तो मैं इसकी जो सरफेस, इसकी जो ये वाली सरफेस है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो मैं फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाऊं या इसके अपोजिट लगाऊं, तो ये तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मैं इस सरफेस के टेंजेंशियल लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, इस तरीके से इसको लगाऊं, पुश करूं, तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है ना। ये झुक जाएगा। इसमें तो लेंथ बढ़ेगी, दबाऊंगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी, मगर जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, वो कम होगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो वो शियर स्ट्रेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है ना, और तो मैं कर और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इन दोनों का रेशियो को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो के बराबर होता है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो सब काम है ये विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी सारा का सारा काम होता है। तो हमें इन चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि डेल्टा एल अगर लेंथ में इंक्रीमेंट है और इनिशियल लेंथ एल है तो ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। तो हमारे पास जो वाई का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स अपॉन डेल्टा एल, ए डेल्टा एल और ये एल। ये बेसिकली यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। अब फोर्स को जो हम ले सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो सकता है। एरिया वो डिपेंड करेगा सरफेस का कैसा एरिया है। जैसे अगर बाई दी वे ये वाला सर्कुलर एरिया है तो हम पाई आर स्क्वायर के रूप में इसको काम में ले लेंगे। जैसा सरफेस होगा, वायर के रूप में है, रॉड के रूप में है, या रेक्टेंगुलर रॉड है, जिस तरीके की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम काम में करेंगे। तो जो y है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। इसकी यूनिट वही रहेगी जो इलास्टिसिटी की स्ट्रेस की होती है, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और जो स्ट्रेन की थी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, वो की वो यहाँ पर बनी रहेगी। जो नेक्स्ट आता है कि अगर स्ट्रेस तो लॉन्गिट्यूडनल ही हो मगर स्ट्रेन वॉल्यूम वाली हो जाए, ठीक है ना, इसका मतलब हो जाए कि अगर मैं इस चीज को सब तरफ से पकड़ के दबा दूं, ठीक है ना, इस सरफेस के नॉर्मल डाउनवर्ड कर दूं, या सब तरफ से इसको पकड़ के बाहर की तरफ पुल आउट करूं, ठीक है ना, पूरी सरफेस पे, ठीक है ना, तो जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेन होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम काम में लेंगे, जो बल्क मॉडुलस में काम में लेते हैं, है ना, जिसको काम में लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है ना, जो सरफेस के नॉर्मल लगने वाली है, ठीक है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है और वॉल्यूम स्ट्रेन है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास बल्क मॉडुलस के रूप में बताएगा, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स अपॉन एरिया रह जाएगा, और डेल्टा एल की जगह ये बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये चेंज इन वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के रेशियो के बराबर वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। अगेन जो के की जो डायमेंशन होगी वो वही रहेगी जो ई की है, ठीक है ना, और जो स्ट्रेस की है वो क्यों डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ले लें या बल्क मॉडुलस ले लें, दोनों की वही रहेगी, ठीक है ना। क्यों रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसकी डायरेक्ट डायमेंशन तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्ट्रेन की डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसलिए के की जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के बराबर ही रहेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जब काम करते हैं तो हमारे को एक छोटी सी चीज यहाँ मिलती है कि अगर फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू इस तरीके से वो वॉल्यूम में वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा वी माइनस हो जाता है, ठीक है ना। दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक तो कंप्रेस करने वाली और एक बाहर की तरफ खींचने वाली। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसमें एक साइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, और फोर्स और जो अपॉन एरिया है इसको प्रेशर के रूप में ज़्यादा काम में लेते हैं। तो मैं जो इस फॉर्मूले को है थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, के को मैं एफ अपॉन ए की जगह पी के रूप में काम में लूँगा, और डेल्टा वी अपॉन वी के रूप में काम में लूँगा। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर P इंक्रीज करने वाला होगा, P इंक्रीज करने वाला होगा, तो डेल्टा V क्या होगा, माइनस होगा। तो K हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, ये माइनस होगा तो ये, और P डिक्रीज होगा, P में हम जो लगा रहे हैं प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं, वो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये एक तरह से माइनस क्वांटिटी हो जाएगी, उस केस में डेल्टा वी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देगा। बेसिक इन सब चीज़ों के पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में रहने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एफ अपॉन ए की जगह प्रेशर को काम में लेते हुए हम कर देंगे। तो ये हमारे पास दो अपने पास इलास्टिक कांस्टेंट हो गए, एक तो यंग्स मॉडुलस हो गया और दूसरा हो गया बल्क मॉडुलस हो गया। जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस है हमारी वो टेंजेंशियल हो जाएगी, ठीक है ना, और जो स्ट्रेन है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेन के रूप में हो जाएगा, जिन सब की डेफिनेशन हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर दे चुके हैं। तो उस केस में हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ये हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो जो ईटा की जो डेफिनेशन है वो ये क्वांटिटी के रूप में काम में आएगी, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसको अपन फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयर स्ट्रेन है इसको हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करा था। ध्यान रखना है थीटा किस में आएगा, रेडियन के अंदर आएगा, और इसका हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म भी दिया था, हमने कहा था कि टेन थीटा स्मॉल हो
तो टेन थीटा और साइन थीटा थीटा के बराबर होते हैं, तो मैं इस थीटा की जगह टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, और टेन थीटा को लेंथ में जो चेंज हुआ है और इनिशियल लेंथ है उसको भी काम में ले सकता हूँ। तो इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला काम में आएगा वो हमारे पास इस तरीके से आता है, डेल्टा एल अपॉन एल, और या इसको ले देंगे एफ, एल स्मॉल ना लेकर के मैं कैपिटल लिया है, ये डिस्टिंक्शन करने के लिए कि ये जो एल है जो हमारा लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन के अंदर जो एल था उससे अलग है, ठीक है ना। ये तो शेयर स्ट्रेन में ध्यान रखना है कि जो भी मान लो ब्लॉक अपने पास इस तरीके से है और ये इसकी क्लैम्प साइड है, हम यहाँ पे टेंजेंशियल लगाएंगे तो इसकी जो शेप हो जाती है वो इस तरीके से, ये थीटा है, ये डेल्टा एल है और ये एल है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें, तो सब छोटी छोटी बातें हमारे को समझ में आनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों जो हमारी क्या है इलास्टिक की जो थ्योरी है ये बहुत बहुत काम की है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम अगला इसमें देख सकते हैं, आप कुछ इसके न्यूमेरिकल ट्राई करें और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनकी वैल्यू निकालने का काम करें, ठीक है ना। इनका एक मैं छोटा सा हिंट देता हूं कि किस तरीके से काम में आता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर है जो एक क्लैम्प करा हुआ दोनों एंड्स के ऊपर, और हम बीच में इसमें कोई वेट लटका देते हैं। वेट लटकाने से क्या होगा, इसकी जो शेप होगी ना वो इस तरीके से हो जाएगी। इसकी इनिशियल लेंथ तो थी एल, और अब जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ये और इस लेंथ का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। मान लो ये ए बी था, मैंने इसको जो फोर्स लगाने के बाद में जो पॉइंट बढ़ गया इसका, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको सी कह दिया। तो इनिशियल लेंथ तो थी ए बी, और जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ए सी प्लस बी, सी बी, ए सी प्लस सी बी। इसमें से अगर ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ अपने पास आ जाएगा, और इनिशियल लेंथ कितना है, ए बी है। यहां से हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। जब भी हम इस तरीके काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमें दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, इसको निकालना है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे और अंडररूट लेंगे तो ये आएगा, और अंडररूट में हमारे पास कई बार वैल्यू आएगी, तो हम बाइनोमियल को यूज़ करते हुए, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसकी लेंथ को निकाल लेंगे। इस लेंथ को निकाल के डबल कर देंगे और डबल करके इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में हमें सवाल अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए कैसे लेना है, क्या करना है, और उसको एग्जीक्यूट करना भी हमें आना चाहिए। ये सारा का सारा न्यूमेरिकल का इसका पोर्शन बनते हैं। बाकी तो बहुत छोटी छोटी सी और आ सकती है कि टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है ना, वो उससे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसी प्रॉब्लम हो उसको बस हमें ध्यान से काम करते हुए समझ करके अप्लाई करना है सारी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। ये सारा का सारा हमारा बेसिकली जो काम था ये हुक्स लॉ के ऊपर जो 3 इलास्टिक कांस्टेंट हैं जो बहुत प्रैक्टिकल यूज़ के होते हैं उनके ऊपर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में काम करेंगे, स्पेशली 2 विशेष रूप से हमारे पास थ्योरम्स आएंगे जिसको हम इलास्टिक की थ्योरम के काम करेंगे, और उसके बाद में जो वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट आए हमारे पास, पहले हमने कुछ करे थे 4 हमने कांस्टेंट करे थे और 3 आज करें, तो 4 और 3 7 हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भी, और दूसरा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में मैंने बताया कि लैब के अंदर कम से कम 5 प्रैक्टिकल केवल इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना, कम से कम 5 प्रैक्टिकल इसी पे बेस्ड। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके एग्जाम में 50% प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर इलास्टिसिटी के ऊपर कोई प्रैक्टिकल आए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह करना, तो इसकी थ्योरी अपने को बहुत क्लियर होनी चाहिए, और थ्योरी में आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आनी है, छोटी छोटी बातें अपने को सबको सारी की सारी आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।